Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 7th of February 2022. तो गाइज आज है तारीख 7 फरवरी 2022 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर कनेक्ट होकर मुझसे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कल डेली करंट अफेयर के वीडियो के साथ साथ द हिंदू का वीडियो भी अपलोड मैं नहीं कर पाया था। आपको पता होगा काफ़ी थ्रोट में पेन हो रहा था मेरे, ठीक है। अभी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, उसी की वजह से मैं यहाँ पर इन वीडियोस को मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। और फिर और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, सर हमारा कुछ छूट तो नहीं रहा है, तो नहीं छूट रहा है क्योंकि आपको पता होगा कल वैसे भी संडे था, ठीक है। और संडे में आपको पता होगा कोई भी नया करंट अफेयर का डिस्कशन हम लोग वैसे भी नहीं करते हैं। संडे में हमारा रिविजन ही होता है ना। तो हमने कल संडे को रिवीजन नहीं किया है बेसिकली, तो वो रिवीजन की कोई टेंशन मत लेना, क्योंकि वो सारी जो पीपीटीज वगैरह है वो मंथ के एंड में मैं कंपाइल करके आप लोगों को प्रोवाइड भी करवा देता हूँ, तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। तो मतलब मुद्दा यह है कि आपका कुछ भी नहीं छूटा है, सारे करंट अफेयर टाइम टू टाइम चल रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा आज का पहला आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है कि देखो आज के टाइम पर एनवायरमेंट को लेकर हमारे पास बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेकिन दिक्कत यह है ना कि उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को सही से लागू नहीं किया जा रहा है। उसको लागू करने में बहुत सारे गैप्स हम लोग को नज़र आते हैं। अब इस आर्टिकल का जब आप लोग कॉन्टेक्स्ट देखोगे, आखिरकार ये न्यूज़ में क्यों है, तो 2014 से लेकर 2019 के बीच में जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने 11,500 एनवायरमेंट और फॉरेस्ट प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दिया है, ठीक है। और आप कह सकते हो ये इन्होंने इतने सारे प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे दिया कि आप लोग जाकर प्रोजेक्ट बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर इसी चक्कर में सरकार को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया। अब क्रिटिसाइज़ इसलिए किया गया क्योंकि इन्होंने क्लियरेंस दे दिया, लेकिन जो हमारे पास एनवायरमेंट को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका ध्यान नहीं दिया, और इसी की वजह से जो क्लाइमेट चेंज कंजर्वेशन है उसको इग्नोर किया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज कंजर्वेशन जिसको आज के टाइम पर हम लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब क्लाइमेट चेंज को हम लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पर रेगुलरली टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसको हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देख पाओगे यहाँ पर कितने सारे प्रोजेक्ट्स को आराम से क्लियरेंस दिया गया है, यहाँ पर बिल्कुल भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। उसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं, वो कारण भी आगे बताए गए हैं, उस पर मैं अभी आगे आऊँगा। फिलहाल अभी आपको कॉन्टेक्स्ट समझना था। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ गए हो कि ये क्यों चर्चा में है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आप लोग अपने मेंस एग्जामिनेशन में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये हम लोग एनवायरमेंट की बात करें तो आपको पता होगा एनवायरमेंट हमारे जीएस पेपर 3 के अंदर आता है। देखो जब भी आप लोगों को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में कुछ लिखना हो तो आपको ये 3 लाइनें तो ज़रूर लिखनी है। एग्जैक्टली 2 ही लाइनें हैं, इनको तो ज़रूर लिखना है, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर कुछ प्रोविजंस हैं। इनफैक्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 48A ये बोलता है कि जो स्टेट्स है, स्टेट्स को क्या करना चाहिए, एनवायरमेंट को इम्प्रूव और प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। स्टेट्स को अपने एफर्ट्स लगाने चाहिए ताकि वो एनवायरमेंट को इम्प्रूव और प्रोटेक्ट करें। और ये बात सिर्फ एनवायरमेंट तक नहीं है, ये चाहे हमारे जंगल हो गए, चाहे हमारे देश की वाइल्ड लाइफ हो गया, उन सबको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। तो ये यहाँ पर हमारे संविधान के अंदर मेंशन्ड है। साथ ही साथ ये तो हमने आर्टिकल 48A के बारे में बात की। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51A भी यहाँ पर यही बात करता है कि जो हर एक व्यक्ति है, हर एक सिटीज़न है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो आप लोग इस आर्टिकल को मेंशन कर दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो इन आर्टिकल्स के बारे में ज़रूर ध्यान रखना। ओके, तो ये बोला गया। अब उसके साथ हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार ये जो एनवायरमेंटल लॉज हैं ये सही से लागू नहीं हो पा रहे हैं, तो लागू ना होने के पीछे क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो है शॉर्टेज ऑफ पर्सनल्स, मतलब आज के टाइम पर जो इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं जो कि एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के ऊपर काम कर रही हैं, उनके अंदर जो लोग हैं उनकी बहुत कमी है। अब जब लोग कम होंगे तो वो सही से चीज़ों को वेरीफाई भी नहीं कर पाएंगे। लोग कम हैं, प्रोजेक्ट बहुत सारे लग रहे हैं, तो उनके ऊपर सही से ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो यही बताया गया कि आप देख पाओगे जो हमारा यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, इसके अंदर 80 से भी कम आपको लोग देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर प्रोजेक्ट को वेरीफाई करने के बारे में काम करते हैं। ग्रीन लॉस के अंदर में जो भी वेरिफिकेशन होता है उसको लेकर काम करते हैं,
ठीक है। जिन लोगों को जाना पड़ता है विजिट पर, हजारों प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं वहाँ पर, उनको देखना पड़ता है, साल में एक बार जाना पड़ता है, तो क्या कर पाएंगे ऐसा? सिर्फ 80 लोग नहीं कर पाएंगे, 80 से भी कम लोग। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको यहाँ पर दोनों तरफ से देखना है। तो प्रॉब्लम यह है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? पहली बात, आपको यहाँ पर पर्सनल्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। इसका दूसरा पहलू आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि हमारे लॉज क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो पा रहे हैं। दूसरा यहाँ पर कारण है, वो है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। अब पॉलिटिकल विल यहाँ पर बहुत कम है। अगर हम लोग एग्जैक्टली इसको हिंदी में कन्वर्ट करें तो इसको हम लोग राजनीतिक इच्छा शक्ति बोल सकते हैं। ये बहुत कम है, ठीक है। जो हमारा एक तरीके से जो पॉलिटिकल विल है, पॉलिटिकल विल की कमी की वजह से हम लोग एनवायरमेंट के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और इसी की वजह से जो फंडिंग वगैरह है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहती है, फंडिंग वगैरह बहुत कम दी जाती है। अब जो भी हमारे एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशन उसके पास प्रॉपरली फंडिंग पहुंचेगी नहीं तो वो आगे चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तीसरी प्रॉब्लम आती है नो पब्लिक पार्टिसिपेशन। पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी हम लोग ज़्यादा देखते नहीं हैं, ठीक है। जो ये ग्रीन लेजिस्लेशन है इंडिया के अंदर, ये बहुत ज़्यादा साइलेंट है। अपना आप सरकार काम कर रही है तो कर रही है, लेकिन यहाँ पर सिटीजन्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं है। तो इसके ऊपर भी ध्यान रखना होगा और सिटीजन्स को भी इन्वॉल्व होना होगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंदर, ठीक है। हम लोगों को चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। साथ ही साथ लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलानी होगी, जागरूकता फैलानी होगी कि हमारे एनवायरमेंट के प्रति, कि हम लोग एनवायरमेंट के प्रति एक थोड़ा सा एम्पैथी रखें और एनवायरमेंट के प्रति हम लोग तरीके से प्रोटेक्शन को बढ़ाएं। तो पब्लिक का पार्टिसिपेशन बहुत कम है और ये मानना पड़ेगा। तो पब्लिक का पार्टिसिपेशन को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग अपने एनवायरमेंटल लॉज को आराम से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं कि देखो, जो आज के टाइम पर ग्रीन लेजिस्लेशन है इसके अंदर बहुत सारा वायलेशन हो रहा है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है और पहला एग्जाम्पल आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने एक ही एग्जाम्पल ले रखा है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का। ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत पॉपुलर है, आपको पता होगा, ठीक है। इनफैक्ट इसके बारे में चर्चा भी बजट में भी की गई है। अब ये प्रोजेक्ट क्या है मैं आप लोग को पहले इसके बारे में बता देता हूँ। ये वाला पिक्चर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्लियरली, ठीक है। यहाँ पर जो आप लोग पूरे इंडिया का मैप देखोगे, इस पर्टिकुलर रीजन में आपको ये नज़र आएगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसी रीजन को यहाँ पर जूम करके ऊपर दिखाया गया। नीचे मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा, ये वाला आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। दोनों के बीच में दो नदियाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है, केन और बेतवा। अब क्या है, यहाँ पर आपको ये बेतवा नदी देखने को मिल जाएगी और ये वाली केन नदी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये केन और बेतवा लिखा हुआ है। अब केन और बेतवा नदी को बीच में से कनेक्ट करने के बारे में, एक कैनाल बनाने के बारे में चर्चा की जा रही है। इसी को हम लोग केन और बेतवा लिंक प्रोजेक्ट बोलते हैं। बट अगर हम लोग बात करें, इस प्रोजेक्ट को लगाया तो जा रहा है, इसके बारे में चर्चा बहुत लंबे समय से हो रही है, अभी तक प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अब 2017 में क्या बोला गया, इसको प्रॉपरली और क्लियरेंस मिला है और इसके पास में पन्ना टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर आपको पन्ना टाइगर रिजर्व दिख रहा होगा, ठीक है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व को भी अभी इसके अंदर डालने के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। जो बहुत सारा टाइगर रिजर्व है वो इस प्रोजेक्ट के अंडर में आ जाएगा। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो बेसिकली बताने का मतलब है कि आज के टाइम पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे देश भर के अंदर जिससे कि एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पर आप खुद देख सकते हो, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जब हम लोग बनाएंगे तो इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व का बहुत सारा एरिया इंक्लूड किया जाएगा। तो ये ऐसे आप लोग ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि हमारे पास लॉज हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनफैक्ट जब हम लोग एनवायरमेंट के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे पास स्टैट्यूटरी प्रोविजंस भी हैं, बहुत सारे अब एक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो गया, देन उसके बाद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, देन उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 हो गया। तो ये अलग अलग एक्ट्स है। तो बेसिकली इनका इस्तेमाल करना होगा और उसके बाद हमें अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा। आई होप आप लोगों ने इस आर्टिकल बहुत कुछ सीखा होगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर लिया होगा, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स कौन कौन से बात करते हैं, प्लस क्या क्या कारण हैं आज के टाइम पर जो कि एनवायरमेंट अच्छे से यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आगे आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट सेकंड आर्टिकल बहुत ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर बात की गई है सैफरन बॉल प्रोजेक्ट के बारे में। एग्जैक्टली हम लोग बात करने वाले हैं सैफरन के बारे में, जिसको हम लोग केसर बोलते हैं, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर केसर के कल्टीवेशन को इंक्रीज़ करने वाले हैं और कहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे, तो वो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अभी तक जो केसर का कल्टीवेशन है वो आपको ऊपर वाले साइड पे जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में देखने को मिलेगा। बट अब हम लोग थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे शिफ्ट हो रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो एरिया है ये हमेशा से न्यूज़ में रहता है। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर से भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है, प्लस आप कह सकते हो कि इकोनॉमी से भी रिलेट कर सकते हो। तो इस आर्टिकल का जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है
तो कॉन्टेक्स्ट में एक बॉडी का नाम आता है जिसका नाम है नेक्टर। नेक्टर की फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च। अब इन्होंने यहाँ पर सैफ्रॉन बॉल प्रोजेक्ट के अंडर में ये बोला कि जो नेक्टर है वो यहाँ पर कुछ लोकेशंस है अरुणाचल प्रदेश की और मेघालय की, वहाँ पर सैफ्रॉन कल्टीवेशन करने वाले हैं। ठीक है, मतलब अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के अंदर कुछ जगह हैं जहाँ पर केसर का प्रोडक्शन होगा, केसर को उगाया जाएगा। केसर ऐसा कुछ दिखता है, आपको पता होगा, बहुत ही ज़्यादा महंगा स्पाइस है। इसके बारे में अभी सारी बातें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अभी अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में जब इस प्रोजेक्ट को लगाया जाएगा तो टोटल कॉस्ट बताई जा रही है 17.68 लाख रुपीस की यहाँ पर आने वाली है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया नेक्टर ये काम करेगा, नेक्टर ये चीज़ें देख रहा है। तो नेक्टर की फुल फॉर्म अभी हमने डिस्कस की है। नेक्टर है क्या? तो एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है, जो कि यहाँ पर मेन काम ये करती है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर सैफ्रॉन को ग्रो करने के बारे में अभी फोकस कर रही है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ पर हम लोग क्या कर सकें, इन सैफ्रॉन को ग्रो कर सकें, इन केसर को ग्रो कर सकें। ठीक है, अब पहले मैं आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में बता देता हूँ। तो आप देख पाओगे हमारा महान भारत हुआ, ये वाला नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आपको देखने को मिलेगा। अभी जो सैफ्रन का प्रोडक्शन हो रहा है वो आपको इन वाले एरियाज़ में देखने को मिलेगा। ठीक है, इस वाले एरिया के बाद हम लोग अब सैफ्रन के प्रोडक्शन को इसके साथ साथ यहाँ वाले एरियाज़ पर भी ग्रो करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग इस एरिया को जूम करके देखते हो तो वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं, आपको अरुणाचल प्रदेश ये देखने को मिलेगा जिसकी कैपिटल ईटानगर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे मेघालय की, यहाँ पर देखने को मिलेगा ये मेघालय ग्रीन कलर का, इसकी कैपिटल आपको शिलोंग देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहीं इन्हीं दोनों जगह पर इस प्रोडक्शन को किया जा रहा है। हम लोग एग्जैक्टली इस प्रोडक्शन को बढ़ाने वाले हैं। अब क्वेश्चन यह है कि हम इसके पीछे के कारण क्या है, मतलब कारण क्या है कि हम लोग सैफ्रॉन के कल्टीवेशन को नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर लेकर जा रहे हैं। तो पहला कारण सुनो, जो सैफ्रॉन प्रोडक्शन है ये अभी तक भारत के अंदर कुछ ही जगह पर होता है, इसी वजह से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। अभी तक सिर्फ कुछ ही जगह पर होता है, जैसे वो भी कश्मीर के कुछ एरियाज हैं। तो अब इसको यहाँ पर इंक्रीज करा जाएगा, ये यहाँ पर बेसिकली कहना है। साथ ही साथ यहाँ पर और क्या बताया गया, यहाँ पर ये बोला गया ये जो नेशनल सैफ्रॉन मिशन है इसके माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी देखो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के फोकस कर रहे हैं। बट अभी के मामले में देखो मैंने जैसा बताया कि जो सैफ्रॉन है ये अभी कुछ ही एरिया के अंदर ग्रो किया जाता है, उसकी वजह से जब कुछ ही एरिया में ग्रो होता है तो जो हमारा प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी कम रहता है। तो बेसिकली अब फोकस ये है कि हम लोग इस प्रोडक्शन को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर पाएँ। ठीक है, तो अब हम लोग इस प्रोडक्शन को कश्मीर से अब शिफ्ट करेंगे। कश्मीर में तो होता रहेगा, लेकिन साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में होगा तो डेफिनेटली प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो इंडिया आज के टाइम पर कितना कल्टीवेट करता है, तो इंडिया आज के टाइम पर 6 से लेकर 7 टन तक यहाँ पर सैफ्रॉन का कल्टीवेशन करता है, इतना उगाता है। लेकिन हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है, डिमांड लगभग 100 टन से भी ऊपर की है, तो ये आप लोग कह सकते हो। तो इसी वजह से ज़रूरत है इस चीज़ की आज के टाइम पर। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर और क्या बोला गया कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, और इनफैक्ट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर जो क्लाइमेट और जोग्राफिकल कंडीशन है वो काफ़ी सिमिलर है कश्मीर के साथ। ठीक है, तो कश्मीर में जैसा क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा वो काफ़ी हद तक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर है, जिस वजह से यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, और ये पॉसिबिलिटी से भी ज़्यादा हम लोग यहाँ पर चीज़ों को पॉसिबल समझ सकते हैं। वो यह है कि हम लोग जो केसर है उसका प्रोडक्शन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या बताया गया, ये कुछ एरियाज़ बताए गए हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर यहाँ पर कुछ एरियाज़ हैं, मेघालय के अंदर कुछ एरियाज़ हैं, कहाँ पर हम लोग ग्रोथ करने वाले हैं। वो यहाँ वाले कुछ खास बातें नहीं हैं, जो भी बातें खास थी वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दी हैं। लेकिन एक फ़ायदा और होगा, अगर हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर ये प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, धीरे धीरे और भी जगह पर बढ़ा दिया जाएगा, सिक्किम तक में हो ही रहा है। तो इससे यहाँ पर जो इन एरियाज़ के फार्मर्स है उनकी इकॉनमी भी डेवलप होती हुई नजर आएगी, एक तरीके से फार्मर्स की भी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। मेन मुद्दा यह है कि सैफ्रॉन आखिरकार होता क्या है, प्लस ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, मतलब केसर क्या है और केसर हमारे लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों बना हुआ है। सैफ्रॉन बेसिकली एक प्लांट है, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पर कुछ इसके थ्रेड लाइक पार्ट्स देखने को मिलता है, मतलब धागे की तरह ये देखने को मिलता है, जैसे मैंने भी आप लोग को एक पिक्चर दिखाया था। ठीक है, एक बार मैं फिर से इस पिक्चर को दिखा देता हूँ, टाइम कितना लगेगा, थोड़ा सा लगेगा। यहाँ पर आप लोग एक देख पाओगे थ्रेड की तरह यहाँ पर आपको ये पिक्चर दिख रहा होगा। ठीक है, तो सैफ्रॉन क्या है, यहाँ पर एक थ्रेड लाइक आपको स्ट्रक्चर ये देखने को मिलेगा, और अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव होता है, ये भी आप लोगों को मालूम होगा। जो सैफ्रॉन का कल्टीवेशन है ये लाया ही भारत के अंदर पहली बार कश्मीर के अंदर गया था, जो सेंट्रल एशियन इमिग्रेंट्स से वो लोग लेकर आए थे लगभग 1st सेंचुरी BC के आसपास। ठीक है, फिर उसके साथ साथ बताया गया कि जो कश्मीरी फूड हुआ करता था, मतलब कश्मीर के अंदर जो खाना है उसके अंदर मतलब जो इम्पोर्टेंस है ना केसर की वो बहुत ज़्यादा है। कश्मीरी क्विजीन के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे यहाँ पर सैफ्रॉन का,
और आज के टाइम पर भी काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बता ही दिया, सैफ़्रॉन को हम केसर बोलते हैं और बहुत ज़्यादा प्रीशियस और कॉस्टली प्रोडक्ट है। प्लस जो हमारा एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर है उसके अंदर हम लोग सैफ़्रॉन को बहुकम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ये देख पा रहे होंगे। उसके बाद बोला गया ये जो सैफ़्रॉन है इसको कल्टीवेट करते हैं, हार्वेस्ट हम लोग करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के जो हाई लैंड एरियाज़ हैं उन वाले एरियाज़ में आज के टाइम पर एक तरीके से इन सैफ़्रॉन का कल्टीवेशन हो रहा है। नाउ बात करते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इतना यूज़ क्या है। देखो सैफ़्रॉन क्या करता है, आपकी हेल्थ को रिजुविनेट करता है, वापस से आपकी हेल्थ को नया करता है, ठीक है। प्लस सैफ़्रॉन का बहुत इस्तेमाल होता है कॉस्मेटिक्स के अंदर और आज के टाइम पर मेडिसिनल पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दवाइयों के तौर पर यहाँ पर इस सैफ़्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है और मैंने आपको बताया खाने में तो इस्तेमाल हो ही रहा है। प्लस और भी बहुत सारे यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़ है जहाँ पर सैफ़्रॉन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आखिरकार सैफ़्रॉन कौन से सीज़न के अंदर कल्टीवेट किया जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर यूपीएससी ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ चुका है कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर चीज़ कौन से सीज़न के अंदर फेवरेबल देखने को मिलेगी, तो इसके ऊपर ध्यान रखना क्योंकि इस टॉपिक को हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेट कर सकते हैं। तो जब हम सीज़न की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर जो ये सैफ़्रॉन के बीज होते हैं, सैफ़्रॉन की जो सीड हैं, इसको कल्टीवेट करते हैं हम लोग जून और जुलाई के महीने के आसपास और फिर उसके बाद यहाँ पर अगस्त और सितंबर के महीने में भी कुछ जगह पर इसको एक तरीके से आप कह सकते हो कि हम लोग कल्टीवेट करते हैं और फिर उसके बाद इनकी फ्लावरिंग वगैरह स्टार्ट होती है अक्टूबर के महीने में, ऐसा यहाँ पर बताया गया। कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो 2000 मीटर अबव द सी लेवल का एरिया हो, एक हाई ऑल्टीट्यूड यहाँ पर एरिया आपको ये देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो सॉइल है वो सॉइल कैलकेरियस सॉइल होनी चाहिए। कैलकेरियस सॉइल कौन सी होती है, जहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट भी देखने को मिलेगा। तो जिस मिट्टी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा होता है उसको हम लोग यहाँ पर कैलकेरियस सॉइल भी बोलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जब हम लोग क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं तो क्लाइमेट में जो गर्मी है वो बेसिकली 35 से 40 डिग्री सेल्सियस इतना ही रहे, इससे ज़्यादा ना रहे। इससे ज़्यादा रहेगी तो क्रॉप डैमेज हो जाएगी। उसी प्रकार से विंटर में बात करें तो सर्दियों में -15 से -20 रहे, इससे यहाँ पर कम ना हो, अदरवाइज़ यहाँ पर क्रॉप्स बेकार हो जाएंगी। रेनफॉल के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एडिक्वेट रेनफॉल देखने को मिलेगा। लगभग मतलब कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो लगभग 1000 से 1500 mm पर एनम के हिसाब से हम लोग को रेनफॉल चाहिए होती है, ये यहाँ पर बताया गया। अब हम लोग बात करें तो आज के टाइम पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट सैफ़्रॉन प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं भारत के अंदर, कहाँ कौन कौन से एरियाज है जहाँ पर सैफ़्रॉन का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। जम्मू एंड कश्मीर के कुछ एरियाज़ हो गए, ठीक है। कुछ रीजन्स के बारे में बताया गया, पंपोरे रीजन देखने को मिलेगा जिसको हम लोग सैफ़्रॉन बॉल बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, ये पंपोरा रीजन एक नाम से और जाना जाता है सैफ़्रॉन बॉल, तो आपसे पूछा जाता है कश्मीर का सैफ़्रॉन बॉल कौन सा रीजन कहलाता है, तो वो है पंपोरा रीजन, तो ध्यान रखना इसके बारे में। तो सैफ़्रॉन के प्रोडक्शन के अंदर इस वाले रीजन का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, कश्मीर के अंदर, जैसे कि यहाँ पर बुडगाम और श्रीनगर, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे एरियाज़ हैं, ठीक है। हाल ही में जो कश्मीर का केसर है ना उसको जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कश्मीर के केसर को जीआई टैग भी मिला हुआ है जिसको हम लोग जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बोलते हैं। नव आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आई होप आप लोग को इस आर्टिकल में बहुत सारी जानकारी मिली है और जो कि आपको हर एक एग्जाम में हेल्प करेगी, तो इसको अपने पास स्टोर करके रखना। आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आपने वीडियो लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक कर दो, और वीडियो का हमने टारगेट ही 2K प्लस लाइक्स का रखा है, तो फटाफट यहाँ पर वीडियो को लाइक करके 2000 से ज़्यादा लाइक्स आपको पहुँचाने हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है स्टेट ऑफ इक्वालिटी के बारे में। आपको पता होगा ये आर्टिकल पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा चर्चा में आया है, तो इसको आपको समझना और इसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेटली हर एक एग्जामिनेशन में इसका रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है। पहले तो यहाँ पे इसका कॉन्टेक्स्ट समझो, आखिरकार चर्चा में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है कि अभी हमारा जो एक तरीके से स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बोल दिया शायद, सॉरी मैंने, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी आपको देखने को मिलेगा। अब इस स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को अनवील क्या है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, इंडिया ने लगभग अभी अपना 1000 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया एज अ फेस्टिवल ऑफ इक्वालिटी। अभी मैं आपको बताऊंगा फेस्टिवल ऑफ इक्वालिटी क्या है, प्लस यहाँ पर कुटुंबकम क्या है, तो सब चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे। अभी फिलहाल यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट ये समझो कि अभी स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को प्राइम मिनिस्टर अनवील करने वाले थे, उसको लेकर चर्चा की गई थी 2 दिन पहले, यहाँ पर ये काफ़ी चर्चा में था, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने आपको इसके बारे में मेंशन करके बताया है। साथ ही साथ जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, इसको ज़रूर देख लेना। ये जो स्टैचू है ये सिटिंग कंडीशन में है, क्योंकि अभी सिटिंग कंडीशन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ कि आखिरकार इस स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, वो बेसिक फैक्ट्स क्या हैं।
बोला गया ये जो स्टैचू है ये लगभग 216 फीट टॉल स्टैचू देखने को मिलेगा, जिसको आप कह सकते हो कि पंच लोहा से बना हुआ है, मतलब 5 मेटल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। और वो 5 मेटल कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं? गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर हो गया, ब्रास हो गया और जिंक हो गया। ठीक है, उसके बाद बताया गया ये आज के टाइम पर दुनिया का वन ऑफ द टॉप टॉलेस्ट मेटेलिक स्टैचू देखने को मिल जाएगा सिटिंग पोजीशन में। इसी वजह से मैंने बोला था सिटिंग पोजीशन को ध्यान रखना। तो सिटिंग पोजीशन में जो स्टैचू है उसमें से एक वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टैचू देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये जो स्टैचू है ये लगभग एक बहुत ज़्यादा हाई बेस पर बना हुआ है, जैसे आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देखा ही है। ठीक है, नीचे इसका हाई बेस ये देखने को मिलेगा, हालांकि इससे थोड़ा सा और चेंजेबल इसका हाई बेस देखने को मिल जाएगा। ये कुछ अच्छा सा पिक्चर प्रेजेंट था तो मैंने आपको ये पिक्चर भी लगाकर बता दिया है। साथ ही साथ एक दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार हम लोग इसको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी क्यों बोल रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, आखिरकार ये जो स्टैचू है ये किन पर्सन का है? तो ये रामानुजन जी का है। तो आपको ध्यान रखना है ये इनका नाम है रामानुजा। अब क्या है, तो ये रामानुजा जी का स्टैचू है और रामानुजी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इक्वालिटी को लेकर। इन्होंने इक्वालिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, इसी वजह से इस स्टैचू का नाम स्टैचू ऑफ इक्वालिटी रखा गया। एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो अगर हम लोग रामानुजा जी के बारे में बात करें तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारे अलग अलग सेक्शंस हुआ करते थे, मतलब आप कह सकते हो बहुत पहले की बात है, लगभग 100 साल पहले अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे सेक्शंस अलग अलग हुआ करते थे। उनमें सोशल इक्वालिटी को ये डेवलप करते थे। ठीक है, सोशल इक्वालिटी को आगे प्रमोट करने का उन्होंने काम किया। बहुत सारे मंदिरों के अंदर बहुत सारे लोगों को अलाउ नहीं किया जाता था। आपको पता होगा, आपने पहले ही पढ़ रखा होगा हिस्ट्री के अंदर, बहुत सारे टेम्पल्स में कास्ट बेस्ड एंट्री हुआ करती थी, मतलब कि जाति के आधार पर एंट्री दी जाती थी। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर ख़त्म करने के ऊपर इन्होंने पूरी तरह से फोकस किया। साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने लोगों को एजुकेशन दी। ठीक है, अब एजुकेशन दी ताकि यहाँ पर ये जो इनके साथ इतना भेदभाव हो रहा है उससे दूर हो सके ये लोग। साथ ही साथ इनका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है कुटुंबकम के अंदर। एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं ऑल द यूनिवर्स इज़ वन फैमिली। ठीक है, तो हमारा जो पूरा यूनिवर्स है वो एक ही परिवार है। इस चीज़ के ऊपर इन्होंने पूरी तरह से फोकस रखा। साथ ही साथ पूरे भारत भर में यहाँ पर काफ़ी सारी जगह पर ये ट्रैवल करके गए। ठीक है, ट्रैवल किया, बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया। और ट्रैवल करने के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, इन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ फैलाए इक्वालिटी को लेकर, कैसे लोगों के बीच में इक्वालिटी रह सकती है। ब्रदरहुड को बहुत ज़्यादा फैलाया। ठीक है, भाईचारे को काफ़ी प्रमोट किया। साथ ही साथ बताया गया कि इन्होंने यहाँ पर पूरी तरह से फोकस किया लोगों के ऊपर। और जो भी यहाँ पे रॉयल कोर्ट्स से उनसे भी बोला गया, रॉयल कोर्ट से इन्होंने बोला कि भाई जो लोग हैं उनके साथ आप ट्रीटमेंट करो एज अ इक्वल्स के तौर पर, मतलब इक्वालिटी के ऊपर पूरी तरह से ध्यान रखा गया। जो फिर उसके बाद रामानुजाचार्य जी थे, इन्होंने बहुत सारे लोगों को, ठीक है, निकाला किसके चंगुल से, जो कि यहाँ पर नेशनलिटी, जेंडर, रेस, कास्ट, क्रीड, इन सब के बेसिस पर बहुत ज़्यादा भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उससे यहाँ पर निकाला। बताया कि भाई हर एक ह्यूमन बीइंग जो है इक्वल है। तो बेसिकली इक्वालिटी को प्रमोट करने के बीच में इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है, काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। दैट इज़ वाई यहाँ पर इस स्टैचू को डेवलप किया गया। इस स्टैचू के कुछ मेजर फैक्ट्स थे जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये 5 चीज़ों से मिलकर बना है, इसको ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर भी है, तो अब गोल्ड और सिल्वर मेंशन है तो आपको देखने को मिलेगा कि ये स्टैचू बहुत महंगा होगा। बिल्कुल, यहाँ पर 1000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का कॉस्ट है इसके अंदर, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान 3 मिशन के बारे में चर्चा की गई है और मैं आपको पूरा समझाने वाला हूं। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझा दूंगा, तो यहाँ पर इसके बारे में फोकस करते हुए चलना। पहली बात तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हाल ही में जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है उन्होंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे दिया और बता दिया कि भारत आज के टाइम पर प्लानिंग ये कर रहा है, हम लोग अगस्त 2022 के अंदर चंद्रयान 3 को एग्जीक्यूट कर देंगे। चंद्रयान 3 मिशन को हम लोग लेकर आने वाले हैं। कब? अगस्त 2022 के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो, जो इसरो है, इसरो ये काम करेगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत का प्राइड है। अगर हम लोग बात करें इसरो 2022 के अंदर, 2022 से 2030 के बीच में बहुत सारे मिशंस लेकर चलने वाला है, बहुत सारे मिशंस के ऊपर काम करने वाला है। जैसे कि यहाँ पर हुआ, आप कह सकते हो गगनयान हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चंद्रयान 3 देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, 2022 में लॉन्च किया जाएगा। मंगलयान हुआ, उसका शुक्रयान हो गया, वीनस के ऊपर हम लोग मिशन भेजेंगे। उसके बाद हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे। तो ये सारी बातें अलग हैं। फिलहाल हम लोग अपने मेजर टॉपिक के ऊपर आते हैं। मेजर टॉपिक है कि आखिरकार ये चंद्रयान 3 मिशन क्या है। देखो, चंद्रयान 3 को समझने से पहले आपको समझना होगा चंद्रयान 2। आपने अगर चंद्रयान 2 समझ लिया तो आप चंद्रयान 3 भी बहुत आराम से समझ पाओगे।
नाम से पता चल रहा है कि हम लोग चंद्रयान मतलब चांद के ऊपर यहाँ पर अपना एक तरीके से मिशन भेज रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो चंद्रयान 2 है ये साल 2019 जुलाई के मंथ में भेजा गया था, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिविटी टूट गई थी। आप सभी लोगों को मालूम है, नहीं मालूम है तो अभी थोड़ी देर में मालूम चल जाएगा। ये पिक्चर देखो, ठीक है, इस पिक्चर को मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक सेकेंड में इसको सेट कर लेता हूँ पहले सही से। यहाँ पर हमने इसको सेट कर लिया है। तो अब यहाँ पर देखो, तो हमारे मून पर हम लोग जो है चांद पर एक तरीके से मिशन भेज रहे हैं, और इसको भेजने के लिए चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था 2019 के अंदर। जब इस मिशन को भेजा गया किससे, जीएसएलवी से, ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जीएसएलवी क्या होता है भी मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। अब बेसिकली चंद्रयान 2 के अंदर 3 चीज़ें थीं। एक था ऑर्बिटर, दूसरा था लैंडर और तीसरा था रोवर। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। लैंडर को हम लोगों ने विक्रम बोला है और रोवर को हम लोगों ने प्रज्ञान बोला है, ठीक है। अब होगा क्या, ये देखो, ये रॉकेट लेकर गया इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर ऊपर रख के। जब ये पहुंचा ऊपर तो यहाँ पे आप कह सकते हो ऑर्बिटर क्या करने लगा, ऑर्बिटर तो यहाँ पर चांद के इर्द गिर्द घूमने लगा, जिसका नाम ही ऑर्बिटर है। तो यहाँ पर ऑर्बिट करने लगा चांद के इर्द गिर्द, ठीक है। ये हमारा ऑर्बिटर हो गया। फिर उसका जो लैंडर है, ये आपको इसका स्ट्रक्चर ना, लैंडर का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से ये नजर आएगा, ठीक है। अब ये लैंडर ऐसे धीरे 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 उतरने लगा, किसके ऊपर, चांद के ऊपर। अब जब ये धीरे धीरे उतरने लगा तो इसकी लैंडिंग सही से नहीं हो पाई थी। अब लैंडिंग सही से नहीं हो पाई ना, उसी की वजह से जो कनेक्टिविटी थी वो टूट गई थी, ठीक है। तब से इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। अब आप कहोगे रोवर का क्या हुआ, तो ये जो रोवर है ना, यहाँ पर देखो इस प्रकार से छोटी सी कार है, इसके नीचे पहिए लगे हुए हैं, है ना। अब जो ये रोवर है वो इसी के अंदर रखा हुआ था, किसके अंदर, लैंडर के अंदर, जिसका हम लोगों ने विक्रम बोला है। तो इसके अंदर रोवर रखा हुआ था। तो हमारा मेजर फोकस ये था कि ऑर्बिटर जाएगा, ऑर्बिटर तो ऑर्बिट करने लगेगा, घूमने लगेगा चांद के इधर उधर। जो हमारा लैंडर है, लैंडर नाम से ध्यान रखना, ये लैंड कर जाएगा चांद की पृथ्वी के ऊपर, मतलब चांद के लैंड के ऊपर ये लैंड कर जाएगा, ठीक है। लैंड करने के बाद इसका दरवाज़ा खुलेगा, दरवाज़ा खुलने के बाद ये अंदर से जो रोवर है, जो छोटी सी कार, ये निकल के आएगी, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। ये निकल कर आएगी और चांद के चक्कर काटेगी, चांद के यहाँ पर जो सतह है उस पर चक्कर काटेगी और उससे सैंपल्स लेंगी। उसके बारे में फिर हम लोग रिसर्च और एनालिसिस करेंगे। तो ये इसका मेजर फोकस था। तो हमारा ऑर्बिटर तो प्रॉपर काम कर रहा है, ऑर्बिटर तो अभी तक हम लोग को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन हमारा लैंडर सही से एक तरीके से उतर नहीं पाया था। ये एक तरीके से आप कह सकते हो थोड़ा सा हार्श लैंडिंग हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर कनेक्टिविटी टूट गई, तो रोवर इसके अंदर से निकल ही नहीं पाया। तो ये हमारा प्रोजेक्ट हो चुका था फेल। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं चंद्रयान 3 के बारे में। तो चंद्रयान 3 के अंदर भी बिल्कुल सेम ऐसा ही हम लोग करने वाले हैं, लेकिन चंद्रयान 3 के अंदर स्पेसिफिक ऑर्बिटर नहीं रहेगा। इसके अंदर सिर्फ 2 चीज़ें रहने वाली हैं, वो है लैंडर और रोवर, बस। इसी वजह से मैंने बोला था चंद्रयान 3 को समझने से पहले चंद्रयान 2 समझ लो, है ना। तो चंद्रयान 2 के बारे में आपने समझ लिया। इसको हम लोग लॉन्च कर रहे हैं कहाँ पर, मून के ऊपर। और बेसिकली एक ऑर्बिटर तो रहेगा, लेकिन जैसे हमने पहले वाला ऑर्बिटर भेजा था किसके अंदर, चंद्रयान 3 के अंदर, जिसमें बहुत सारे सामान लगा रखे थे, बहुत सारे हम लोगों ने मतलब चीज़ें लगा रखी थी उसके अंदर। तो अब वैसा कुछ नहीं रहेगा, बिल्कुल सिंपल मामला रहेगा। एग्जैक्टली आप कह सकते हो हम लोग चंद्रयान 3 के अंदर सिर्फ और सिर्फ लैंडर और रोवर के ऊपर फोकस करने वाले हैं, ठीक है। अब मैंने आपको चंद्रयान 2 के बारे में जो भी बातें बताई, अगर आप लोग को लिखना है वो मैंने आपको सब कुछ लिखित में प्रोवाइड करवा दिया है। चाहो तो आप लोग चेक कर सकते हो, ये पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। इसको हम लोगों ने जीएसएलवी रॉकेट से भेजा था। क्वेश्चन ये है कि सर जीएसएलवी रॉकेट होता क्या है, तो जीएसएलवी की फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक पिक्चर मैंने लगाया था, वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पिक्चर के पीछे वो दुपक चुका है, उसमें रॉकेट है। तो एक बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक होता है पीएसएलवी, मान लो यहाँ पर एक रॉकेट है पीएसएलवी का, ये आप देख पाओगे, इसके नीचे यहाँ पर बूस्टर्स लगे पड़े हैं, ठीक है। यहाँ पर बूस्टर्स लगे पड़े हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पर दूसरा रॉकेट देखने को मिलेगा, इसके अंदर भी बड़े बड़े बूस्टर लगे पड़े हैं। जो जीएसएलवी है वो साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द पीएसएलवी, ये ज़रूर ध्यान रखना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सॉरी प्रॉब्लम करो, डिफरेंस क्या है। तो अगर हम लोग बात करें, इसके नाम से पता चल रहा है पीएसएलवी, पीएसएलवी मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि पोलर ऑर्बिट पर, पोलर ऑर्बिट कौन सा होता है, तो यहाँ पर देखो ये वाला जो ऑर्बिट है, मान लो ये अर्थ हो गया, अर्थ का ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल, ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल, जो पोल के ऊपर ऑर्बिट है, ठीक है, इस वाले ऑर्बिट पर सैटेलाइट को लॉन्च करता है, उसको हम लोग बोलते हैं पीएसएलवी। तो जो भी रॉकेट हमारा पोलर ऑर्बिट पर सैटेलाइट को लेकर जाएगा उसको पीएसएलवी बोलते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और जो भी रॉकेट हमारे जियो सिंक्रोनस, ये जो बहुत दूर वाला ऑर्बिट दिख रहा है, ठीक है, लगभग ये 35,000 से 36,000 किलोमीटर दूरी पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इतनी दूरी पर जो सैटेलाइट को लेकर जाएगा
वो होता है GSLV। ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पर GSLV के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा पावर चाहिए, इसी वजह से थोड़ा सा वो ह्यूज साइज़ में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो GSLV PSLV के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। जो ऑर्बिट पर पोलर रीजन पर यहाँ पर आप कह सकते हो लोकेट होता है, वो पोलर ऑर्बिट पर होता है, उसको हम लोग PSLV, और जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पर लॉन्च करेगा उसको हम लोग GSLV बोलते हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया, ऑर्बिट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट देखने को मिलता है। और ये जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, इसकी खास बात क्या है ना, मान लो यहाँ पर ये इंडिया है, इंडिया के ऊपर हमने फोकस करके एक सैटेलाइट को लगा दिया, तो अब ये पृथ्वी गोल गोल घूम भी रहेगी, है ना। अब जब घूमेगी गोल गोल तो यहाँ पर ये सैटेलाइट भी पृथ्वी के ऊपर ही रहेगा, मतलब ये पृथ्वी घूम के इधर पहुंची तो ये इधर पहुंच गया। तो अगर पास में कहीं रहता तो पूरी पृथ्वी के ऊपर, सॉरी पूरे भारत के ऊपर फोकस नहीं कर पाता, तो इसी वजह से यहाँ पर इसको बहुत दूरी पर लेकर जाते हैं, इसी वजह से इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोला गया है। पृथ्वी जैसे जैसे घूमेगी, अगर हम लोगों ने सैटेलाइट को लॉन्च किया जो कि भारत के ऊपर टारगेट करता है, तो यहाँ पर बेसिकली वो साथ साथ सैटेलाइट भी लॉन्च कर घूमता रहेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर इंडिया के ऊपर वो पूरी तरह से निगरानी रखेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये आर्टिकल भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो आई होप गाइज आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों ने यहाँ पर करी हैं। इसी के साथ करेंगे हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको पता होगा बीच में एक और आर्टिकल था, लेकिन वो आर्टिकल सही से प्रिंट नहीं हो पाया है, तो कोई बात नहीं, उसको यहाँ पर फिर कल इंक्लूड कर दिया जाएगा। और PDF आपको डाउनलोड पता है कहाँ से करना है, टेलीग्राम से। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग को इसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके अपने पास स्टोर करके रख लेना है। मैं आपको अभी वीडियो अपलोड होने के बाद में लगभग मतलब आप कह सकते हो वीडियो अपलोड होने के 1.5 से 2 घंटे बाद आपको ये PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। हाँ, मैं कुछ क्वेश्चंस, एक चीज़ और है, क्वेश्चंस नहीं लगा पा रहा हूँ। क्वेश्चंस यहाँ पर मैं जानबूझ के अभी नहीं लगा पा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम भी वेस्ट हो जाता था। लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक्स्ट्रा 8 से 10 मिनट लग जाते थे। पहले क्वेश्चन को डिस्कस करो, फिर लास्ट में क्वेश्चन को बताओ, तो 8 से 10, तो आप समझ सकते हो कि यही वीडियो अगर मैं क्वेश्चन के साथ डिस्कस करता तो वो 41-42 मिनट का बनता। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कम किया है, लेकिन उसको इंक्लूड कर दूंगा आगे जैसे जैसे यहाँ पर सिचुएशन सही होती है। तो ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।